नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां यूपी पावर कॉर्पोरेशन के फैसले पर फिर से सवाल उठ गई है। जी हां, मीटर टेंडर पाने वालों को बैंक गारंटी से राहत दी। जी हां, यूपी में 25,000 करोड़ का टेंडर पाने वाली कंपनियों को 10% बैंक गारंटी राहत। ये बड़ी जानकारी यूपी से आपको बता रहे, जहां पर यूपी में 25,000 करोड़ रुपए का प्रीपेड मीटर टेंडर हुआ है। और इससे बीच आपको बता दें कि गारंटी 238 से 237 करोड़ थी, वो घटकर 71 से 82 करोड़ रह गई है। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के फैसले पर यह सवाल उठाई है। साथ ही आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लेने का भी आरोप लगाया गया है। यह बड़ी जानकारी यूपी से आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 अगस्त 2023 कॉर्पोरेशन के निदेशक बैंक की गारंटी और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए 10% बैंक की गारंटी दी गई है। और ये बड़ी जानकारी यूपी से आपको बता रहे, पूर्वांचल और दक्षिण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने यह आदेश बदला है। तो ये बड़ी जानकारी यूपी से आपको बता, जहां पर यूपी उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी यूपी कॉर्पोरेशन को लेकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। और इसके बीच आपको बता दें कि यूपी कॉर्पोरेशन के पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी यूपी कॉर्पोरेशन को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से यूपी कॉर्पोरेशन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक आहूत होगी और बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और साथ ही आपको बता दें कि एक राष्ट्र की समिति पर आधिकारिक ये बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक आहूत होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बैठक की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की वह पहली आधिकारिक बैठक की गई। और इस साथ ही आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, विरोध लगातार विपक्ष भी कर रहा है। और इसी बीच ये पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। और एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की यह बैठक हुई और आधिकारिक बैठक, पहली बैठक ये दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है और अध्यक्षता बैठक में साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें सामने आ रही है, इसी बीच पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने इस बीच को लेकर नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली आधिकारिक बैठक है जो कि दिल्ली में आयोजित की गई है। उपराष्ट्रपति इस बैठक में मौजूद रहे हैं, गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको बता रही है, जहां पर पहली बैठक, आधिकारिक पहली बैठक ये दिल्ली में आयोजित हुई है। और इस बैठक में उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से आगे यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर आगे बातचीत होनी है, मंथन होना है। और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में भी शिरकत की है और आधिकारिक पहली यह बैठक हुई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार विपक्ष टीका टिप्पणी करता हुआ भी नजर आ रहा है। और अब ये आधिकारिक पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं।
तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। यह पहली आधिकारिक बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बैठक में आयोजित हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, ये पहली आधिकारिक ये बैठक हुई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो जब से विपक्षी दलों ने चर्चा छेड़ी है कि दिसंबर में जो सरकार है वो चुनाव करा सकती है लोकसभा के, यानी कि समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। इसके बाद आपने देखा कि बाकायदा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा ये देश हित में होगा और कहीं ना कहीं ये एक बेहतर कदम होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बाकायदा एक समिति बनाई, जिस समिति के जो अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया और उसके बाद आपने देखा कि इस समिति में करीब 8 सदस्यों को चुना गया, जिसमें हरीश साल्वे की बात करें, विपक्ष की ओर से जो अधीर रंजन चौधरी है उनका भी नाम इसमें रहा, गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम रहा, एनके सिंह की बात करें, इसके साथ ही अन्य सदस्यों का भी नाम रहा। सबसे बड़ी बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति के सदस्य से उन्होंने कहा कि मैं इस समिति का सदस्य नहीं रहूंगा, यानी किसी भी तरीके की जो बैठक होगी मैं उसमें शिरकत नहीं करूंगा, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। आज एक बड़ी बैठक कहीं न कहीं बुलाई गई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बात करें तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहे, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात करें, एनके सिंह की बात करें, हरीश साल्वे की बात करें, इसके साथ ही जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उनकी बात करें या सुभाष सी कश्यप की बात करें, ये सभी लोग मौजूद रहे। क्योंकि एक देश एक चुनाव कराना इतना भी आसान सरकार के लिए नहीं है और सरकार इस बात को बखूबी जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी यही मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की जो बैठकें हैं आगे भी बुलाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि विशेष सत्र भी सरकार ने बुलाया है तो विशेष सत्र के दौरान भी इसको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार ने विशेष सत्र को लेकर किसी भी तरीके से कोई टिप्पणी आधिकारिक रूप से नहीं की है कि आखिर विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार एक देश एक चुनाव के दिशा में आगे बढ़ती है या कोई बिल लेकर आती है तो निश्चित रूप से कई राज्यों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा और तमाम जो केंद्रीय मंत्री है या जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि एक देश और एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी कहीं ना कहीं देश को मिलेगा। और ये पहला मौका नहीं होगा जब एक देश एक चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी देश में आजादी के बाद से कई बार एक देश एक चुनाव कराया जा चुका है। ऐसे में सरकार के लिए अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आएगी, लेकिन समिति का गठन इसलिए किया गया है कि ये समिति तमाम, चाहे वो धर्मगुरु होंगे, चाहे वो जनता होगी, चाहे वो राजनीतिक दल होंगे, सबसे एक सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से करीब 40 मिनट के आसपास जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके आवास पर ये बड़ी बैठक चली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई है और इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि अगर देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदा हो सकता है और क्या इसका असर उन राज्यों में होगा जहां पे हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं चुनाव हुए हैं। इन सब तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में फिर से एक बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है, उसके बाद एक नई रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं बनाई जा सकती है। जी पीयूष, लेकिन विपक्ष अगर बात करें तो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को भी न्योता दिया गया था इस बैठक में, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। इस बैठक में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिस पर इसमें चर्चा की गई है? बिल्कुल, अगर बात करें, सबसे बड़ी बात है कि एक देश एक चुनाव अगर कराया जाता है तो जहां खासतौर पे मोदी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है जिन राज्यों में और हाल फिलहाल में चुनाव जहां पे हुए हैं वहां पे अगर अगर हम बात करें दूसरे दलों की सरकार है, वहां पे क्या कुछ स्थितियां बनेगी, क्या वहां के लोग विरोध करेंगे, यानी कि वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस एक देश एक चुनाव को स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं। वन इलेक्शन और वन नेशन को लेकर क्या कुछ फैसला हालत आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में कल से क्रूज सेवा शुरू हो रही है। जी हाँ, दरअसल जटायु क्रूज सऊदी अरब से रामनगरी पहुंच चुका है और
जटायु क्रूज जो आधुनिक सेवाओं से लैस, इसमें लगभग 100 यात्री कर सकेंगे। जटायु क्रूज अयोध्या के नए घाट से गुप्त घाट 18 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और इसमें गाइड की भी व्यवस्था होगी जो पर्यटक को रामायण काल की प्रसंग की जानकारी देंगे। जी हाँ, क्रूज का किराया न्यूनतम 300 रुपए रखा गया है और कल से इसका संचालन भी शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां पर गाइडलाइन को लेकर ये जारी की गई है। न्यूनतम किराया 300 रुपए इसमें रखा गया है। जटायु क्रूज से पर्यटक जल यात्रा का आनंद ले सकेंगे। कल से जटायु क्रूज का शुभारंभ होने जा रहा है। अयोध्या वासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। सऊदी अरब से जटायु क्रूज अयोध्या लाया जाएगा, जिसके लिए ये सब बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को प्रदेश के मुखिया के रूप में दी गई है और कल से जटायु क्रूज का शुभारंभ होने जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने जटायु क्रूज की, जिसको लिए जो कि कल से इसके शुभारंभ होने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सौगात अयोध्या वासियों को दी गई है। आपको बता दें कि क्रूज का जो न्यूनतम किराया है वो 300 रुपए रखा गया है और कल से इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है ये वही क्रूज है जिसकी सौगात मुखिया के द्वारा अयोध्या वासियों को दी गई है। इस क्रूज के माध्यम से जल यात्रा का आनंद ले सकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से अनिल निषाद मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अनिल, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को जटायु क्रूज के तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है, क्या कोई जानकारी कल से इसका शुभारंभ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। अयोध्या को एक नई से नई सुविधा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की गई थी और कल से जो है वो क्रूज सुविधा शुरू हो जाएगी। जटायु क्रूज है वो बनकर के सऊदी अरब से आया है, अयोध्या पहुंच चुका है और कल से उसका शुभारंभ होगा, जो नया घाट से गुप्तार घाट तक श्रद्धालुओं को ले जाएगा। बहुत न्यूनतम किराया 300 रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ जो क्रूज में है स्नैक्स की व्यवस्था रहेगी, गाइड जो रहेंगे जो रामायण कालीन सभ्यताओं के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी देंगे। ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के साथ ये क्रूज कल से शुभारंभ किया जाएगा। जी पीयूष, कितने यात्रियों को यह क्रूज ले जा सकता है? क्या कुछ इसमें सुविधाएं दी गई है? क्योंकि एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को दी गई है और साथ ही अब देखिए जिस तरीके से श्री राम मंदिर का भी अब उद्घाटन होने वाला है आगे जनवरी में, उसको लेकर भी एक बड़ी सौगात है इस वक्त अयोध्या वासियों के हिसाब से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 100 सीटर का क्रूज है। 50 जो है श्रद्धालु या जो व्यक्ति हैं ऊपर बैठ सकते हैं, 50 उसके नीचे बैठ सकते हैं। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं दी गई हैं। इसमें एक टूरिस्ट गाइड जो रहेंगे, जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे, अयोध्या के पौराणिक इतिहास के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। चौपाई और छंद के माध्यम से भी जो है अयोध्या के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो है नाश्ते की व्यवस्था रहेगी, स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था रहेगी। उसी 300 में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां इंडिया नाम हटाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। जी हां, लगातार इंडिया नाम हटाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी की ये सोची समझी साजिश मायावती की तरफ से बताई जा रही है और बीजेपी के इस खेल की हम निंदा करते हैं। इंडिया नाम हटाना ठीक नहीं, मायावती की तरफ से बयान सामने आया है और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो इंडिया नाम हटाना ठीक नहीं है, मायावती की तरफ से यह बयान सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इंडिया नाम हटाना ठीक नहीं है। बीजेपी के इस खेल की हम कड़ी निंदा करते हैं, मायावती की तरफ से कहा गया है और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं है। लगातार अब इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं विपक्ष की ओर से। जिस तरीके से विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उसके बाद से ही अब ये सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है।
जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संवैधानिक नाम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह दी गई है। जी हां, सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दें और इंडिया बनाम भारत बोलने से बचे। ये प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को सलाह दी गई है कि सनातन को लेकर जो भी बयान सामने आ रही है उस पर सख्ती से जवाब दिया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे। लगातार जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत रखा जाएगा, जिसके बाद से ही अब बयानों का जो सिलसिला है वो भी लगातार शुरू हो गया है। इससे बीच प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि सनातन पर बयान देने पर सख्ती से जवाब दें और इंडिया बनाम भारत बोलने से बचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, देखिए जिस तरीके से सनातन को लेकर लगातार टीका टिप्पणी देखने को मिलती है, अब प्रधानमंत्री की तरफ से सलाह दी गई है अपने मंत्रियों को कि सख्ती से जवाब दिया जाए। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया बनाम भारत पर तलवारें खिंची हुई हैं, पूरा विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को खास निर्देश दिया है कि इंडिया बनाम भारत की जो डिबेट है, जो इस इश्यू है, इससे थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखें और सोच समझकर ही जवाब दें। लेकिन इसके साथ उन्होंने ताकीद किया कि सनातन पर संयमित भाषा में पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया, उसके बाद जो है खड़गे के बेटे का जो बयान आया, इन तमाम बयानों को लेकर पीएम ने कहा कि सख्ती के साथ इस बयानों को खंडन कीजिए और अटैक कीजिए सीधे तौर पे, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने, चाहे वो भारत का मुद्दा हो या सनातन का मुद्दा, दोनों मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय रखी बल्कि अपने मंत्रियों को और अपने सहयोगियों को इस बात के लिए हिदायत दी है कि संयमित भाषा में आप जबरदस्त पलटवार कीजिए, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भारत और इंडिया की कंट्रोवर्सी से दूर रखिए। बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार सनातन को लेकर सवाल खड़ा करता है कि हिंदू धर्म तो है नहीं, जिस तरीके से आपने बयान भी सुना होगा, समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे देते हैं और उसके बाद जो महागठबंधन बनता है इंडिया नाम से, उसके बाद से यह भी कहा जाता है कि अब इंडिया शब्द को हटाकर भारत रखा जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ विपक्ष लगातार जिस तरीके से कह रहा है कि महागठबंधन का नाम इंडिया है, तो जो बीजेपी है वो अब डर गई है, वो विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही है। सवाल इंडिया बनाम भारत का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत के मुद्दे को लेकर के विपक्ष घेर रहा है कि इंडिया से डर रहे हैं, यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को ताकीद किया है, सीधे तौर पर सलाह दिया है कि आप जो है भारत और इंडिया के इस डिस्प्यूट से आप बचिए और खास करके जवाब देने से गुरेज कीजिए। ये अपने आप में बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जरूरी नहीं हर एक चीज पर आप पलटवार ही करें, जहां जरूरी है वहां बोलिए और संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पीएम चाहते हैं कि भारत के मुद्दे को ट्रम्प कार्ड की तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और G20 की जो समिट है, G20 की समिट के दौरान वो इस मुद्दे को एक्सप्लोर करेंगे, ग्लोबल लीडर्स के सामने इस मुद्दे को जो है बेहतर तरीके से जो है कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी मिले जो है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, आप सब लोगों को संयम बरतना चाहिए। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट रखा गया है। जी हां, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा।
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड में मानसून सत्र का आयोजन किया गया है और इस मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखा गया है और विधानसभा उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त मंत्री के साथ मौजूद रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है और इस विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एक साथ अनुपूरक बजट को तस्वीरों में साझा करते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा में देखिए अनुपूरक बजट रखा गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा है और इससे बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वे वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा से आपको बता रही, जहां पर अनुपूरक बजट रखा गया है, मानसून सत्र का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ गए हैं। सुदीप जी, देखिए मानसून सत्र का आयोजन उत्तराखंड के विधानसभा में हो रहा है, अनुपूरक बजट रखा गया वित्त मंत्री के द्वारा, आगे क्या कुछ रहने वाला है विधानसभा के सत्र में? देखिए, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री 11,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का जो बजट राज्य सरकार ने तैयार किया है अनुपूरक के लिए, उसको लेकर सदन में आ गए हैं। सदन में भी प्रश्नकाल का नियम 58 चल रहा है और इसके बाद बजट को टेबल किया जाएगा। राज्य सरकार ने जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का बजट अनुपूरक में रखा है, उसमें विभागवार जो मांग है उस मद के अनुरूप में बजट का प्रावधान किया है जी। अभी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है, यानी कि कुल अमाउंट कितना है और किस विभाग को कितना पैसा आवंटित किया गया जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।